Hello, friends, and welcome back after a very long time to the Hindu analysis for 9th of December 2023. तो शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। सबसे पहले फ्रंट पेज की खबर देख लेते हैं। फर्स्ट है महुआ एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा ओपोजिशन एमपीज वॉकआउट। तो जो तृणमूल कांग्रेस की ये मेंबर थी महुआ मोइत्रा जी, इनको लोकसभा ने से एक्सपेल कर दिया गया है ऑन द बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एथिक्स कमिटी। ठीक है ना। एंड शी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द लोकसभा ऑन फ्राइडे ओवर कैश फॉर क्वेरी एलिगेशन। तो ये जो एलिगेशंस लगी थी उनके ऊपर कि कैश फॉर क्वेरी, उसके रिगार्डिंग इनको जो है बाहर किया है। And she was accused of taking bribes from Dubai-based businessman Darshan Hiranandani in return for asking questions in the parliament। तो ये बेसिकली उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे। जो कमिटी थी उसने इनको गिल्टी हेल्ड किया था। द कमिटी हेड मिसेस मोइत्रा गिल्टी of unethical conduct for sharing her user ID and password of the Lok Sabha members portal with unauthorized person। तो ये चार्ज लगा कर उनको जो है उनको बाहर किया गया है। जो तृणमूल कांग्रेस की लीडर है उन्होंने इस प्रोसेस को बोला है हैंगिंग बाय अ कंगारू कोर्ट। ठीक है ना। तो दूसरी जो खबर है वो है आरबीआई कीप्स रेपो रेट एट 6.5% और जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको थोड़ा सा रेज किया है। तो जो की इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको अनचेंज रखा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी उसमें, ठीक है ना, रिकमेंडेशन थी उसमें। और लेकिन जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट था, प्रोजेक्शन था, उसको थोड़ा सा जो 2023-24 के लिए वो बढ़ा दिया है। पहले 6.5% से अब जो है 6-7% उसको बढ़ाया गया है। ठीक है ना। और जो एवरेज इन्फ्लेशन फोरकास्ट था उसको भी रिटेन करके रखा हुआ है 5.4% पे ही। तो जो इन्फ्लेशन सॉरी जो रेट्स थी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वगैरह वो सब अनचेंज रखे हैं। जो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट था वो रिटेन रखा है, लेकिन जो जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम्म, चलिए यहाँ पे देखो दिल्ली अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायर देन नेशनल एवरेज फंड फाइंड्स गवर्नमेंट रिपोर्ट। तो एक ये गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पाया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है नेशनल कैपिटल की वो जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। तो नेशनल कैपिटल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट वाज 5.1% फॉर मेन और 6% फॉर वुमेन है। जबकि नेशनल एवरेज की बात करें तो वो मेन के लिए 4.4% है और वहीं वुमेन के लिए वो केवल 3.3% है, उससे ज्यादा हायर है। ये रिपोर्ट एक जो है ये गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट ये मतलब निकाली है उसके लिए। और उसमें ये भी बोला है कि जो पॉपुलेशन है वो जो है वो बढ़ने वाली है। उसने बोला है कि जो पॉपुलेशन है कैपिटल में वो एस्टिमेट की जा रही है कि वो 2.654 करोड़ पहुंच जाएगी 2036 तक। तो कई लोगों को तो यही नहीं पता था दिल्ली की पॉपुलेशन क्या है। तो ये देख लीजिए आप, ये 2036 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.65 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन हो जाएगी दिल्ली की। ठीक। तो द रिपोर्ट नोटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन दिल्ली हैड कम डाउन इन 2021-22। ऐसा नहीं है कि ये बढ़ ही रही है, 2021-22 में ये नीचे आई थी इन कंपैरिजन विद द प्रीवियस 3 इयर्स। पिछले 3 सालों में अगर कंपेयर करें तो 2021-22 में जो है वो कम आई थी। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो नेशनल एवरेज से अगर देखें तो वो हायर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। हालांकि मतलब वो अपने आप में ओवरऑल जो 3 साल में वो जरूर नीचे उसने सुधार किया है। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे, तो जो ओईसीडी है उसने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले तो जो दिल्ली का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 57.5% था मेन के लिए और 9.4% था वुमेन के लिए। यहीं पे अगर नेशनल फिगर देखें तो नेशनल एवरेज जो है वो 57.3% है मेन के लिए और 24.8% है वुमेन के लिए। तो उसमें भी थोड़ा सा नेशनल एवरेज अभी भी बेटर है नेशनल कैपिटल के मुकाबले। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उसकी डेफिनेशन ओईसीडी ने दी हुई है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज कैलकुलेटेड एज द लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। जितनी भी टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन है आपकी वो और अपॉन जो आपका लेबर फोर्स है, मतलब लेबर फोर्स है जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। तो ये बस यही ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, एडिटोरियल पे बढ़ते हैं। पहला है इनवीडियस डिवाइड, इंडिया कैन डू विदाउट पॉलिटिशियंस एग्जैस्परेटिंग अ नॉर्थ साउथ पोलराइजेशन। तो जो ये बात चल रही है नॉर्थ और साउथ की पोलराइजेशन की, उनको अलग अलग देखा जाए। कुछ लोग अलग देख रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सेम है, डाइवर्सिटी है तो उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यही सब है, उसी के रिगार्डिंग आर्टिकल आया है। और यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर थे एस सेंथिल कुमार, तो उन्होंने लोकसभा में जो है उन्होंने ये बोल दिया था कि जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं उनके अगेंस्ट उन्होंने जो है एक तरह से रिमार्क्स दिए थे, उनको अनवर्दी बताया है। तो टू स्पीक डिस्पैरेजिंगली ऑफ फेलो बींग्स
फॉर देयर बिलीफ्स, फूड हैबिट्स और कल्चरल प्रैक्टिसेज इन नथिंग शॉर्ट ऑफ बिगटरी। तो ऑथर ने यहाँ पे इसको ये बोला है कि ये बिगटरी से शॉर्ट नहीं है। फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि देयर आर वेरियस इम्बैलेंसेज इन दिस वास्ट लैंडस्केप, जो इंडियन लैंडस्केप है उसमें बहुत सारे इम्बैलेंसेज और भी हैं, जैसे कि लिटरेसी एजुकेशन में देखो तो वहाँ पे आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज देखो उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखो तो वहाँ पे आपको दिखेगा, एक्सेस टू ट्रेड रूट्स देखो तो वहाँ पे आपको मिलेगा, साथ साथ डेमोग्राफिक अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो वो भी वहाँ पे भी आपको इम्बैलेंस दिखेगा, कुछ में कम है, कुछ में जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, इस तरीके से। कहीं पे सेक्स रेशियो कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे एमएमआर, आईएमआर ये सारा डाटा अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो दीज़ इम्बैलेंसेस आल्सो रिफ्लेक्ट इन द कंट्रीज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, और ये इम्बैलेंसेस आपको कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये देखने को मिलते हैं, है ना? तो फिर होता नहीं बोला कि अ, ये सब डाइवर्सिटी है इंडिया में, रिलीजन की है, लैंग्वेज की है, कल्चर की है और फूड हैबिट्स वगैरह की भी है। तो व्हाइल इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग दीज इम्बैलेंसेज एंड मैनेजिंग द डाइवर्सिटी, एनी ऑनेस्ट अप्रेजल वुड हैव टू अकाउंट फॉर द अनफिनिश्ड टास्क एट हैंड। लेकिन जो बेसिकली इकोनॉमिक और उसकी जो बात की, वो जो अनफिनिश्ड टास्क है उसको अभी भी खत्म करने के लिए अभी भी काफी कुछ जरूरत है। जो रीजनल आइडेंटिटीज हैं और इम्बैलेंसेज हैं, these are not to be brushed under the carpet or forced into silence। तो इनको एक तरह से कारपेट के नीचे नहीं दबा देना चाहिए, इनको साइलेंस नहीं कर देना चाहिए, unless the attempt is to create an authoritarian country। अगर ये दिख रहा है कि ये जो अटेम्प्ट किया जा रहा है इनको वो अथॉरिटेरियन कंट्री के लिए करने के लिए, तो साइलेंस करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज ये जो इश्यूज हैं, जो आइडेंटिटीज है, इम्बैलेंसेज हैं, इनको आपको ऐसे साइड साइड नहीं कर देना चाहिए, ये ऑथर ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना? हालांकि वो जो एमपी थे उन्होंने बाद में अपोलोजाइज कर लिया था, माफी मांगी थी, ठीक है ना? द सजेशन ऑफ एन इनविडियस नॉर्थ साउथ डिवाइड इज बेसलेस। बिल्कुल ऑथर ने ये बोला है कि ये बेसलेस है, जो ये डिवाइड की बात कर रहे हैं, और डेंजरस भी है, क्योंकि द इशू ऑफ मल्टीपल इम्बैलेंसेज इज लेजिटिमेट एंड रियल। ये जो हमने भी बात करी, बहुत सारे इम्बैलेंसेज और आइडेंटिटी हैं, वो सारे के सारे रियल हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो फेक हैं या जस्ट है। लेकिन ये जो सजेशन था कि ये जो नॉर्थ साउथ डिवाइड का, वो बेसलेस और डेंजरस भी है, ठीक है ना? उन मल्टीपल इम्बैलेंसेज या डाइवर्सिटी के बावजूद भी, ठीक है ना? क्योंकि द स्टेट्स इन द साउथ एंड वेस्ट आर ग्रोइंग फास्टर इकोनॉमिकली, व्हाइल दोज इन द नॉर्थ एंड ईस्ट आर ग्रोइंग फास्टर इन पॉपुलेशन। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो स्टेट है साउथ में या वेस्ट में, वो इकोनॉमिकली फास्टर ग्रो कर रही है, जबकि जो नॉर्थ और ईस्ट में है वो पॉपुलेशन वाइज जो है ज्यादा ग्रो कर रही है, ऐसा ऑथर ने बताया। और ये ट्रेंड जो है इनको रिकंसाइल करना पड़ेगा, और इस मैनर में रिकंसाइल करेगा दैट हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री रादर देन बिकमिंग अ सोर्स ऑफ एक्रिमनी। और इस तरीके से करना है कि वो एक हार्शनेस नहीं, एक दूसरे के प्रति जलन या एक दूसरे के प्रति एक तरह से नफरत की उस तरह से नहीं देखना इसको, इस तरीके से इसको आपको डील करना पड़ेगा कि वो एक कंट्री की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसको वो एड्रेस कर पाए, ठीक है ना? तो यही सारा कुछ यहाँ पे बताया होता है। नेक्स्ट इज एन आईसी वार्निंग, थ्रेट्स फ्रॉम ग्लेशियर शुड बी इन सेम रिस्क कैटेगरी एज साइक्लोन्स एंड क्वेक्स। तो जो ग्लेशियर्स के मेल्टिंग से जो थ्रेट्स हो रही हैं, जो डिवास्टेशन होता है, उसको उसी कैटेगरी में रखना चाहिए जिस कैटेगरी में हम साइक्लोन और क्वेक्स को रखते हैं। एक जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक रिसेंट रिपोर्ट है जिसका टाइटल है ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020। तो ये भी पूछ सकते हैं ये रिपोर्ट किसने जो है जारी की है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये जारी की है डब्ल्यूएमओ ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसने इट गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ द प्लैनेट्स रेस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो इसके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट है बेसिकली, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अगर करंट रेट पे देखें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, विच इज एक्सपेक्टेड टू सी टेम्परेचर्स इंक्रीज बाय 2.5 टू 3 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, द वॉल्यूम ऑफ ग्लेशियर्स इज फोरकास्ट टू डिक्लाइन एनीवेयर फ्रॉम 55% टू 75%। तो ये डाटा आप याद रख सकते हैं, अगर कोट भी कर सकते हैं कि अगर करंट उसके हिसाब से देखें तो जो टेम्परेचर में राइज होने वाला है 2.5 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है एंड ऑफ द सेंचुरी तक, और वहीं पे जो ग्लेशियर्स का जो वॉल्यूम है वो डिक्लाइन हो जाएगा, रिसीड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लगभग 55% से 75% तक वो डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। तो ये इसमें बताया, और ग्लोव जैसे इवेंट जो है वो ज्यादा बढ़ने की संभावना है, और जो भी ग्लेशियर्स की मेल्टिंग से रिलेटेड रिस्क हैं वो सब भी बढ़ने की जरूरत है, तो उन सब पे एक तरह से देखने की जरूरत है, ठीक है? आगे देखते हैं इंडियाज अलार्मिंग फिक्स डोज कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम। तो एफडीसी इसको बोलते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। तो है क्या बेसिकली, इसको समझते हैं। तो ये जो एक एक स्टडी में जो एक जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल पॉलिसी एंड प्रैक्टिस में एक जो है पब्लिश की गई थी एक नई स्टडी, वो क्या थी, unapproved and even banned fixed dose combination of antibiotics that are being sold in India। जो इंडिया में फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस जो बेची जा रही है और वो बेसिकली अनअप्रूव्ड होती हैं बेसिकली, और इवन बहुत सारी तो बैंड भी हैं उनको भी, लेकिन फिर भी बेचा जा रहा है। जो स्टडी है वो डॉक्यूमेंट कर रही है कि
2020 वाले साल में 60.5% जो है, लगभग 61 मान लीजिए, 60% जो एफडीसी थी, एंटीबायोटिक्स थी, जिसमें 239 फॉर्मुलेशन जो थी वो अनअप्रूव्ड थी, और अनदर 9.9% लगभग 10% जो थी, जिसमें 39 फॉर्मुलेशन थी, वो सेल हो रही थी, क्योंकि जबकि वो बैन थी, ठीक है ना। कंट्री में बैन होने के बावजूद भी 39 फॉर्मुलेशन यानी कि लगभग 10% वो बेची जा रही थी, और 61% जो फॉर्मुलेशन थी वो अनअप्रूव्ड थी, लेकिन वो फिर भी बेची जा रही थी। तो ये स्टडी में ये पाया गया था, ठीक है ना। जो एफडीसीज है, बेसिकली उनकी डेफिनेशन आप समझिए, डेफिनेशन मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट होती है। तो एफडीसीज क्या होते हैं? दीज आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वन और मोर नोन ड्रग्स एंड कैन बी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ सम डिसीजेज सिंस द कॉम्बिनेशन कैन इंप्रूव द पेशेंट कंप्लायंस। भी दो या दो से अधिक ड्रग्स को मिला के एक नया ड्रग तैयार कर देते हैं, और जो कुछ डिजीज है उनके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इनको यूज किया जाता है, जिससे कॉम्बिनेशन से उसकी जो कंप्लायंस रेट है पेशेंट की वो इंप्रूव हो सके। क्योंकि सभी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो ये जो फॉर्मुलेशंस एक साथ मिला के बनती है, तो कई बार ये होता है कि ये पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो ये कॉम्बिनेशन बना है वो ज्यादा खतरनाक बन जाए, क्योंकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या जो इवन जो एक्सीपिएंट्स यानी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हर ड्रग के फंक्शन करने के वे को अफेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एफिकेसी तो बढ़ा ही सकते हैं, लेकिन वो घटा भी तो सकते हैं, उसका काउंटर इफेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बोला है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जितने भी एफडीसीज हैं, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस हैं, दे गो थ्रू अ साइंटिफिकली डिजाइंड अप्रूवल प्रोसेस वेयर सच इंटरेक्शंस कैन बी एवेल्यूएटेड, जहां पे इन इंटरेक्शंस की बेसिकली बात हो सके। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई से भी दो ड्रग उठाइए, उनको मिला दीजिए और कह दीजिए लीजिए नया ड्रग तैयार हो गया। नहीं, इसका एवेल्यूएशन तो वही नहीं, क्योंकि इस ड्रग का जो कंपोनेंट है, इस ड्रग का जो कंपोनेंट है, उनके बीच में आपस में रिएक्शन होने के बाद अगर कोई केमिकल या डेंजरस बीच वाला मेटाबोलाइट बन जाता है, या सब्स्टिट्यूट बन जाता है, सब्सटेंस बन जाता है, तो वो तो इफेक्ट कर सकता है। तो उसकी पूरी तरह से अच्छी तरह से इवैल्यूएशन होनी चाहिए, और जब वो अप्रूव्ड हो जाए एम्पिरिकली, केमिकली और मेडिकली, ठीक है ना, तब उसको जो है आप सिर्फ सेल करने के लिए मतलब अप्रूवल दीजिए। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात देखें तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां इंडिया में, वो एफडीसीज को यूज करती हैं बेसिकली टू एस्केप द लायबिलिटी अंडर मल्टीपल लॉज। जो बहुत सारे लॉज बने हों, उनसे लायबिलिटी उनकी खत्म हो जाए, उसके लिए वो बेसिकली यूज करते हैं। और इनमें से एक लॉ कौन सा है? ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर, डीपीसीओ जिसको हम बोलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है फिक्स करती है इंडिविजुअल ड्रग्स के प्राइसेस को। लेकिन क्योंकि ड्रग कॉम्बिनेशन है वो ट्रेडिशनली उसके अंदर आते नहीं है, डीपीसीओ के अंदर, तो ये जो इंडस्ट्री है वो खुद से जो है अपना प्राइस वो सेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसमें फिक्स नहीं करती है। तो ये एक मेन रीजन है। फिर इसी रीजन के चलते जो है, और बेसिकली ये जो मार्केट का लॉजिक है, इसको चलाते हुए और ना कि पब्लिक हेल्थ को कंसर्न रखते हुए, ये जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इट इंट्रोड्यूस एन अस्टाउंडिंग वैरायटी ऑफ एफटीसी दैट लैक्ड एनी मेडिकल रेशनल। कोई मेडिकल रेशनल नहीं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इतनी ज्यादा वैरायटी जो ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की जो है वो रिलीज कर रखी है, सिर्फ जस्ट इसी लॉजिक को देते हुए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो किसी और कंट्री में जो है वो नहीं पाए जाते, आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे कि विटामिन को एंटी हिस्टामिन्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी, इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को विटामिन के साथ कंबाइन कर देते हैं, हिस्टामिन्स एंटी हिस्टामिन्स को जो है वो एंटी डायलेट एजेंट्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, पेनिसिलिन को सल्फोनामाइड्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, विटामिन को एनाल्जेसिक्स के साथ कंबाइन कर देते हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है, ये सिर्फ आपको इंडिया में, जैसी इंडिया में ही देखने को मिले, वो तो नहीं बोला, किसी और कंट्री में ऐसे नहीं मिलते देखने को, ठीक है। तो यहाँ पे दो एडेड एडवांटेज है ये स्ट्रेटेजी जो अडॉप्ट कर रखी इंडस्ट्री ने उसके लिए। पहला ये है कि जो फैक्ट वही हमने बताया कि जो ये बिवाइल्डिंग वैरायटी है एफडीसीज की जो मार्केट में सेल हो रही है, तो देयर वर नो स्टैंडर्ड सेट बाय बॉडी सच एज इंडियन फार्माकोपेइया कमीशन। जो इंडियन फार्माकोपेइया कमीशन है, उसने कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रखे कि किस तरीके से आपको ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन जो है बनाने हैं। तो उनके टेस्टिंग कैसे करेंगे जब आपने स्टैंडर्ड ही नहीं दिखाया? तो इसमें क्या होता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो खुद ही अपने स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, और खुद ही गवर्नमेंट को कहता है कि इनको आप टेस्ट कर लीजिए भाई इन स्टैंडर्ड पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई स्टैंडर्ड बनाए नहीं है, तो खुद के स्टैंडर्ड वो देते हैं गवर्नमेंट को कि आप इस पे चेक कीजिए। जब खुद के स्टैंडर्ड तो वो सही बैठेंगे इस पे। दूसरा एडवांटेज ये है कि एफडीसी क्यों करते हैं, रूट ये क्यों फॉलो करनी है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल कंपनी को रीजन देता है टू चार्ज हायर प्राइस फॉर देयर ड्रग्स। अपने ड्रग्स के लिए वो हायर प्राइस जो है वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। हर बार एक नई बता देते हैं किसी को कंबाइन करके, ये हमारा नया है, इसके लिए हमने ये प्राइस तय किया, तो वो वाला प्राइस की अपने हिसाब से वो तय करते हैं। ये दो हैं। लेकिन क्या ये आज की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है? ये जो एफडीसी की प्रॉब्लम है ये रेगुलेटरी रडार पे अगर देखें तो सिंस 1978 उस पे है, जब पहली बार गवर्नमेंट ने जो कमेटी बिठाई थी कि इस इशू को स्टडी किया जाए।
फिर उसके बाद 1982 में पार्लियामेंट ने जो है लॉ को चेंज किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर की कि वो प्रोहिबिट कर सकती है किसी भी स्पेसिफिक ड्रग का मैन्युफैक्चर को जिसकी जस्टिफिकेशन या थेरेप्यूटिक वैल्यू का कोई उसमें जस्टिफिकेशन नहीं है। फिर उसके बाद 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड किए रूल्स को और इंट्रोड्यूस किया नया रिक्वायरमेंट कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अगर कोई नया ड्रग लाना है तो उसमें, और ये इंक्लूड था एफडीसीज, तो उनको एक प्रूफ ऑफ सेफ्टी और एफिकेसी जो है वो सबमिट करना पड़ेगा डीजीसीआई को। डीजीसीआई कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो बेसिकली सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को भी हेड करते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये अमेंडमेंट बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस दे सकते हैं नए ड्रग्स के लिए, ठीक है ना, और उनको वो मना भी कर सकते हैं कि हम लाइसेंस नहीं दे रहे जब तक वो अप्रूव नहीं होती हैं सेफ्टी और एफिकेसी के लिए बाय डीजीसीआई। तो ये सारे हैं, ये सब लो क्रिस्टल क्लियर लो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स हैं वो सिंपली इग्नोर कर देते हैं लो को टू कंटिन्यूइंग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेज फॉर एफडीसीज नॉट अप्रूव्ड बाय डीजीसीआई। इन केसेज में भी मतलब डीजीसीआई से अप्रूव नहीं है ये डीसीजीआई से, लेकिन उसके बावजूद इनको लाइसेंस इशू कर दे रहे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इनके खिलाफ और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करने के बजाय जो मिनिस्ट्री हेल्थ है वो प्ले कर दिए गेम को वह के मोल वाला बाय कॉन्स्टेंटली इन्वोकिंग इट्स पावर्स अंडर सेक्शन 26 से टू प्रोहिबिट द मैन्युफैक्चर स्पेसिफिक एफडीसी। स्पेसिफिक एफडीसी को मैन्युफैक्चर को बंद कर देते हैं, और ये जो करना चाहिए कि बेसिकली जब तक आप डीसीजीआई से अप्रूव्ड लाइसेंस नहीं ले लेंगे, अप्रूवल नहीं ले लेंगे, तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको नहीं कर रहे हैं। तो लगभग 444 ऑर्डर जो है इस प्रोविजन के चलते उन्होंने 1983 तक जो है वो कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे एफडीसी को बैन किया गया है और बहुत सारे मैटर्स तो अभी कोर्ट लिटिगेशन स्टेज में भी चल रहे हैं, ठीक है ना। जबकि गवर्नमेंट के पास पावर है तो वो चाहे तो कह सकते हैं कि आप बिना उसके कर रहे हैं, बिना डीसीजीआई के सर्टिफिकेट या अप्रूवल के, तो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन तो कर ही सकते थे वो, ठीक है ना। नेक्स्ट इज ब्रिज दिस डेफिसिट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे इंडिया श्रीलंका के बीच जो रिलेशन है उसके रिगार्डिंग आर्टिकल आज आया है। तो जो अनाउंसमेंट की थी श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे जी ने रिसेंटली, इसके रिगार्डिंग ए प्रपोजल टू एस्टैब्लिश एंड लैंड कनेक्टिविटी विद इंडिया हैज कम नन टू सून। तो ये बहुत आज की बात नहीं है, बहुत पुराना है। जब कभी विक्रमसिंघे जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम उन्होंने बोला था कि एक ब्रिज लिंक बनाया जाएगा बिटवीन रामेश्वरम तमिलनाडु एंड थलाई मन्नार इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। लेकिन वो बातें सारी ऐसी कभी कुछ चलते हुए जो है वो आइडिया रह गया। लेकिन जो ये आइडिया है वो विक्रमसिंघे और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके उनके माइंड से कभी नहीं गया। द आइडिया लैंड कनेक्टिविटी वाज नॉट अबंडेंट, नहीं छोड़ा गया। और एक जो है मेंशन इसको मिली जॉइंट स्टेटमेंट जब इशू किया गया जुलाई में आफ्टर द टू लीडर्स मेट इन न्यू दिल्ली। अभी जुलाई में जो इसी साल जो स्टेटमेंट एक जॉइंट दिया उसमें इसकी बात फिर से हुई, तो वहां पे ये मतलब अब जो है ये शायद लैंड जो लिंकेज प्रोग्राम है वो मिल जाएगा। इसके अलावा जो श्रीलंका के साथ हमारा रिलेशन है उसको बताया कि अगर पावर ग्रिड में देखें हम तो जो रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज की, ये इन द एरिया ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इट शुड बी इट शुड हैव बीन मच डीपर देन व्हाट इट इज। जितनी आज है उससे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी, क्योंकि जो आइडिया है ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स ऑफ द टू कंट्रीज ये कब आया था? 1970 का ये आइडिया है, और लगभग 13 साल जो है लैप्स कर गए हैं जब से दोनों कंट्री ने साइन भी किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन द बायलैटरल ग्रिड, बट नॉट इवन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन ट्रांसमिटेड। 13 साल पहले जो है बायलैटरल एग्रीमेंट जो मेमोरेंडम से वो साइन हुआ था कि बायलैटरल ग्रिड जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज 13 साल होने के बावजूद एक यूनिट भी इलेक्ट्रिसिटी जो अभी तक ट्रांसमिट नहीं हुई है। यहाँ पे ओथर ने बांग्लादेश से जरूर कंपेयर किया, उसके साथ हम ज्यादा शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब यूनिट एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स का। फिर ओथर ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कोई एनर्जी प्रोजेक्ट हम श्रीलंका के साथ नहीं चला रहे हैं, उससे अलावा हम चला रहे हैं, बट ये जो बायलैटरल ग्रिड की बात हुई थी उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुए थे। तो ओथर ने यहाँ पे सजेस्ट ये किया कि द टू कंट्री शुड बी फोकस्ड टू एंश्योर दैट द डेडलाइन ऑफ 230 इज मेट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये डेडलाइन दी गई है इसकी, वो 2023-30 की जो है वो शायद पूरी हो जानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ट्रेड के एस्पेक्ट में ओथर ने यहाँ पे बोला कि जो एनर्जी है वो केवल एरिया नहीं जहाँ पे प्रोग्रेस टार्डी दिखती है, जो ट्रेड है वहाँ पे भी थोड़ी सी टार्डी प्रोग्रेस देखते हैं। जो इंडिया श्रीलंका का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था दिसंबर 1998 में, लेकिन अभी भी जो दोनों कंट्रीज हैं दे have not yet been able to go beyond its despite holding talks for years on entering into an economic and technology cooperation agreement। उसके बावजूद भी अभी जो है ये जो एंटर नहीं हुए इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट में, ठीक है ना। तो notwithstanding several constraints, even now bilateral economic ties seem to be on better footing with India regaining its position last year। तो लास्ट ईयर से अगर देखें तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी रिगेन होने लगी है जो हमारी ट्रेड में है।
क्योंकि जो लार्जेस्ट सोर्स रहा है इंपोर्ट्स का और अकाउंटिंग फॉर अबाउट 26% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका के टोटल इंपोर्ट्स अगर देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया ने किए हैं 26% और उसका जो है शेयर उसमें रहा है। और दो सर्टेन पोर्शंस ऑफ इंपोर्ट्स वर थ्रू क्रेडिट लाइंस ऑफर्ड बाय इंडिया इन द वेक ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। और हालांकि ये है कि कुछ जो है वो क्रेडिट लाइन के थ्रू जो हमने इंपोर्ट किया है, जो हमने बेसिकली जो इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में आई थी उसके मदद के लिए हमने उसको क्रेडिट लाइन के थ्रू जो है वो इंपोर्ट हमने किए हैं, ठीक है ना। तो टूरिज्म एक एरिया है जहाँ जो एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है श्रीलंका का, लेकिन वहाँ पे इंडिया भी जो है अगर देखें तो वैसे तो वो लार्जेस्ट सिंगल कंट्री है टूरिस्ट अराइवल्स की, जिसमें इसका शेयर देखेंगे आप तो 17% है ओवरऑल नंबर ऑफ अराइवल्स के। लेकिन अभी ये है कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से देखें तो वो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली कंक्लूड किया है या सजेस्ट किया है कि जो मोमेंटम जनरेट किया गया बाय सर्टेन डेवलपमेंट इन द लास्ट 1 ईयर, जिसमें बेसिकली क्या क्या है, एयर सर्विस को रिज्यूम किया गया है चेन्नई और जाफना के बीच, जो पैसेंजर फेरी सर्विस लॉन्च की गई है नागपट्टिनम और कनकेशनथुरई के बीच, ये हम पीछे बात कर चुके हैं, और एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट जो हुआ है इंडियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी आपने सुना होगा उसके बीच, और ये गुजरात का कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है, और जो करगिल से श्रीलंका की उनके बीच फॉर सेल्फ सफिशिएंसी इन द डेयरी सेक्टर दिस शुड बी सस्टेन्ड एंड इम्प्रूव्ड अपॉन। ये जितने भी हमने बात की, ये जो रिजम्पशंस हुई हैं चीजों की या इनमें जो हुई हैं एग्रीमेंट, इन सब पे इनको सस्टेन रखा जाए और इन पे इम्प्रूवमेंट की और जरूरत है। और श्रीलंका के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए उसने यहाँ पे बोला है, ठीक है। ग्राउंड जीरो में चेन्नई की फिर से फ्लड्स एक बार न्यूज में है, तो आपको बता दें कि फ्लड्स पे, अर्बन फ्लड्स पे यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, और अर्बन फ्लड्स एक हॉट टॉपिक भी है, तो उसको आप प्रिपेयर करके चलिए। तो इस बार जो रीजन रहा है वो रहा है साइक्लोन मिचोंग, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चेन्नई ये आया था, और लगभग 16 घंटे तक ये रहा इसका असर, उसकी वजह से टोरेंशियल रेन्स उसमें हुई है, और सिटी में जो है बहुत ज्यादा फ्लडिंग वाली सिचुएशन रही है, फ्लड्स हुई हैं, ठीक है, अर्बन फ्लड्स हुई हैं, वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ग्राउंड लेवल में बोला है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो वहाँ के मतलब ग्राउंड लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग दी गई, तो बहुत सारे लोगों से भी बात करी है, स्ट्रीट्स में वाटर लॉगिंग हुई है, घरों में हुई है, लोग डिस्प्लेस भी हुए हैं। तो काफी सारे एरियाज में लैक ऑफ पावर सप्लाई रही है, डिसरप्शन इंटरनेट का सर्विसेज का रहा है, जिसकी वजह से इश्यूज कंपाउंड हुए हैं, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज भी ढंग से नहीं मिली है उनको, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है ना। क्रॉप डैमेज हुआ है। जो एस बालचंद्रन जी हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं मेट्रोलॉजी के और रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो चेन्नई है, उन्होंने बोला है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने फाइन ट्यून किया था फोरकास्ट बाय रिवैम्पिंग इट्स नेटवर्क ऑफ रडार्स एंड एडिंग न्यू ऑब्जर्वेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रडार्स, ठीक है ना। 2015 से इसका कंपैरिजन अगर देखा जाए उसके मुकाबले, तो उसने जो इसका वेदर मॉडल्स हैं उनमें भी इंप्रूवमेंट की है, और तीसरी चीज जो नेटवर्क है टू डिसेमिनेट वेदर इंफॉर्मेशन, वो भी इंप्रूव हुआ है सिंस 2015, ठीक है ना। और उसके चलते, इस इंप्रूवमेंट के चलते ये भी है जो क्लाइमेट ट्रेंड्स हैं और जो रिसर्च बेस्ड कंसल्टिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है, इट नोट्स दैट द frequency and intensity of cyclones has also increased in the North Indian Ocean of the late। अगर नॉर्थ इंडियन ओशन की बात करें तो अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, इंटेंसिटी जो साइक्लोन की वो बढ़ी है, ये क्लाइमेट ट्रेंड जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं। फिर जो ओशन वार्मिंग है वो भी ऑल्टर हुआ है, उसने सी सरफेस के टेम्परेचर को ऑल्टर किया है, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो हैवी रेनफॉल कवरिंग अ ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ मोर देन 300 किलोमीटर ऑन द साइक्लोन सेंटर, जो एरिया है वो ज्यादा बढ़ गया है जहाँ पे जो बेसिकली रेनफॉल होता था, ठीक है ना। और 2015 की जब कैलेमिटी आई थी, जो फ्लड्स आए थे, उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट ने वो बहुत सारे फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स को जो एग्जीक्यूट किया है, और इंटरिम रिपोर्ट जो मिली एडवाइजरी पैनल की, उन सबको उसने ध्यान में रखते हुए फ्लड मिटिगेशन और मैनेजमेंट को करते हुए इन सब चीजों ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। लेकिन ओनली पोर्शंस ऑफ द प्रोजेक्ट यील्डेड रिजल्ट, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स थे उनके कुछ पोर्शंस नहीं जो है रिजल्ट दिए, तो उनको और अच्छे से मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है ना। With more flood years expected, experts say the government should adopt a systematic flood control management strategy and an integrated drainage system, improve macro drains and retrieve spaces that have been encroached on। ये चारों के चारों सजेशंस आप वे फॉरवर्ड या सजेस्टिव मेजर्स में आप लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को ज्यादा सिस्टमैटिक फ्लड कंट्रोल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की जरूरत है अडॉप्ट करने की, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम को बनाने की जरूरत है, मैक्रो ड्रेन्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और रिट्रीव करे स्पेसेज जहाँ पे जो जो एनक्रोचमेंट किया गया है, जैसे लेक्स वगैरह है, उनको उनको रिट्रीव करने की जरूरत है, ठीक है ना। जो लेक्स थी वेलाचेरी और
अदमबक्कम में, उनमें केवल 30% जो है अब उनका ओरिजिनल वाटर स्प्रेड एरिया रह गया है। तो वही रिट्रीव की बात जो की है वो इसको एग्जाम्पलीफाई किया है। जो बाकी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो कोराटूर में है, अंबाटूर में है, रेटेरी या पल्लिकारानई मार्शलैंड्स हैं, वो भी काफी ज्यादा श्रंक हो गए हैं स्पेस में, ठीक है ना। तो अगर फ्लड्स प्रिवेंट करनी है तो ये जो वाटर बॉडीज हैं इनको आपको रिजुविनेट करना पड़ेगा और इनको प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर करना पड़ेगा, ताकि जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो ये रिटेन करें उस स्पेस में, ये वाटर को वो वाटर वहां तक पहुंचाया जा सके, ऐसे अरेंजमेंट करना चाहिए। और जो फ्लड है वो बेसिकली सिटी में या अर्बन एरियाज में ना रहे, उन वाटर बॉडीज में वो वाटर जाए। गवर्नमेंट प्रिपेयर्स टू टैकल सच डिजास्टर्स, सिटीजन्स वंडर व्हाई सम एरियाज आर बीइंग नेग्लेक्टेड। साथ साथ सिटीजन ने ये भी बोला है कि कुछ एरियाज को खास तो जो इग्नोर किया गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एरियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ठीक है ना। ये ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। आगे देखते हैं, लाल दुहोमा स्worn इन एज मिजोरम चीफ मिनिस्टर। तो जो जोरम पीपल्स मूवमेंट है, जेपीएम के लीडर लाल दुहोमा जी, उनको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया गया है मिजोरम का। और ये आप ध्यान रखें, ये कि गवर्नर कौन है मिजोरम के, वो हैं हरि बाबू कंभमपति जी। तो उन्होंने उनको जो है ओथ दिलाई है। और जो ये वाली इंपॉर्टेंट, ये भी आप ध्यान रखें कि कितनी सीट्स हैं, जो असेंबली सीट्स हैं मिजोरम में, वो हैं 40 मेंबर की असेंबली सीट्स, ठीक है ना। मिजोरम में 12 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। तो 1 चीफ मिनिस्टर प्लस 11 मिनिस्टर जो है वो पॉसिबल अलाउड है मिजोरम में। और 40 मेंबर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स इसमें 40 सीट्स हैं, ठीक है। न्यू क्लाइमेट ड्राफ्ट सीक्स ट्रिपलिंग ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट थी, जो वन ऑफ द की डॉक्यूमेंट्स है, जो नेगोशिएट होने वाला है अभी, जो यूनाइटेड नेशन की COP 28 चल रही है होने वाली दुबई में, उसमें बेसिकली यही रहेगा। तो उसमें जो है ये बात की है कि जो बात कही वो ट्रिपल करने की बात कही है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को। ट्रिपलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्लोबली बाय 2030, ensuring that the increase in renewable energy capacity is strategically implemented to displace fossil fuel based energy, thereby significantly reducing global reliance on non-renewable and high emission energy sources. It appears as one of the options that participant ministers can deliberate upon। ठीक है ना। तो बेसिकली ये बोला है कि यही एक मात्र सॉल्यूशन बचता है। तो लेकिन इंडिया की तरफ से अगर देखें, हमारी इंडिया की पोजीशन ये है कि हम इस क्लॉज को जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिपलिंग कैपेसिटी फाइन है, बट नॉट विद सच कंडीशंस व्हिच आर प्रेस्क्रिप्टिव नेचर। लेकिन इन कंडीशंस के साथ ये एक्सेप्टेबल नहीं है जो कि प्रेस्क्रिप्टिव नेचर में आपने दी है। क्योंकि लेटेस्ट ड्राफ्ट जो है वो भी जो है उसने बेसिकली डन अवे किया है किसको, जो क्लोज था पहले, जो जस्ट एंड ऑर्डरली फेज आउट की बात की थी फॉसिल फ्यूल को, उसको हटा के यहाँ पे प्रेस्क्रिप्टिव एक तरह से वो किया गया है। तो उसको ये बोला है कि जो वर्जन है अब वाला वो ज्यादा प्रेस्क्रिप्टिव है, इसलिए उसका इंडिया जो है वो सपोर्ट नहीं करे। इंडिया की पोजीशन ये है, ठीक है ना। दूसरी चीज जो बात की गई है इंडिया ने वो पॉइंट ये रखा है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस को डिफाइन कीजिए, क्योंकि इंडिया फ्राइडे में बोला है कि फोकस जो रहा है बेसिकली, दूसरा जो लैकुना है नेगोशिएशन में वो है क्लाइमेट फाइनेंस के, उसके रिगार्डिंग क्या है, क्योंकि दिस ब्रॉडली रेफर्स टू फंड्स दैट आर नेसेसरी फॉर कंट्रीज टू ट्रांजिशन देयर इकोनॉमीज टू रिन्यूएबल एनर्जी and adapt to climate change. Only a fraction of promised sums have actually been made their way from developed to the developing countries and the definition of such financing remains hazy. इंडिया का यही पॉइंट है कि अभी भी जो डेफिनेशन है वो हैजी है, क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। और जो लैक ऑफ डेफिनेशन है, इट लीड्स टू अ लैक ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी ऑन अ मैटर दैट शुड बी एज क्लियर एज क्रिस्टल। जो मैटर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए उस पे अभी भी ना तो आपने वो हेजी डेफिनेशन आपने दे रखे, उसको क्रिस्टल क्लियर किया नहीं है। तो यानी कि ना तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ना उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेंगी। तो उसको बोला है कि आप क्लियर डेफिनेशन दीजिए, क्योंकि उतने आप जो हमारे मिनिस्टर है उन्होंने ये भी बोला है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो अगर आप देखें तो अगर OECD के हिसाब से तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो 2022 के लिए वो 83 बिलियन डॉलर था, वहीं ऑक्सफैम ने जो एस्टिमेट किया वो केवल 22 बिलियन डॉलर किया। तो इन दोनों में देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, तो इसको क्लियर कीजिए। फिर ये भी बोला है कि क्लाइमेट फाइनेंस मस्ट अकाउंट फॉर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ ए कंट्री टू बी एक्चुअल ग्रांट्स नॉट रिक्वायरिंग इंटरेस्ट पेमेंट एंड लो कॉस्ट लोन। तो आप इसको लो कॉस्ट लोन्स एंड लो या नोट विदाउट इंटरेस्ट पेमेंट्स आप जो कर रहे हैं उनको आप इसमें मत कीजिए। आपको एक्चुअली बताना है कि कितना जो आपको देना है, कितना कंट्री स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को आप ध्यान रखते हो, आपको बताना है कि एक्चुअल ग्रांट्स कितने दिए जाएंगे। फिर साथ साथ जो फ्लो ऑफ फाइनेंस है उसको आपको इससे भी जोड़ना पड़ेगा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के साथ। ये फ्लो टेक्नोलॉजी क्या होना चाहिए, जैसे कि ऑफशोर विंड है, बैटरी स्टोरेज है, इन सबको भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की एब्सेंस में जो है इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज टू मीट देयर कमिटमेंट्स ऑन द पेरिस एग्रीमेंट। बिना इसके, बिना टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बिना फाइनेंशियल हेल्प के, एड के जो है डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल मुश्किल है कि वो पेरिस एग्रीमेंट के जो अपने टारगेट्स हैं उनको मीट कर पाएँ। तो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपने एड की बात करी थी वो भी तो आप प्रोवाइड कीजिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर ने बोला है, मतलब हमारी मिनिस्ट्री का व्यू पॉइंट है। हाँ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जजेस शुड नॉट प्रीच ऑन कलकत्ता हाई कोर्ट्स एडवाइस टू गर्ल्स। तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जजमेंट था उसमें बोला गया था कि जो गर्ल्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए अपनी सेक्सुअल अर्जी को, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल उन्होंने बोला है कि जजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रीच और एक्सप्रेस पर्सनल व्यूज इवन एज इट टूक एक्सेप्शन टू रिमार्क्स इन अ कलकत्ता हाई कोर्ट जजमेंट एडवाइजिंग एडिशनल गर्ल टू कंट्रोल सेक्सुअल अर्जी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जजेस का काम अपने पर्सनल व्यू को नहीं देना है, ना ही प्रीच करने का है। वो एक्सपेक्ट किया था कि वो ना तो प्रीच करें, ना ही वो अपने पर्सनल व्यू दें। उनको जजमेंट जो है ऑन द बेसिस ऑफ लॉ देना चाहिए, ऐसा यहाँ पे एक तरह से बोला गया है। ठीक है ना? तो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक्स में यस, आरबीआई एनहांसेस यूपीआई पेमेंट लिमिट्स टू सेट रूल्स फॉर ऑनलाइन लोन एग्रीगेट। तो यूपीआई लिमिट्स में थोड़ा चेंज किया है। सेंट्रल बैंक जो रेज किया यूपीआई पेमेंट लिमिट को, वो हेल्थ केयर और एजुकेशन में 1 लाख से लेकर 5 लाख तक बढ़ा दिया गया यूपीआई पेमेंट की लिमिट को। और साथ-साथ आरबीआई आल्सो फ्लैग्स कंसर्न over firms that aggregate loan offers from different lenders, saying aggregators could be harming consumers interest। तो ये उन्होंने वार्निंग भी दी है। आरबीआई ने ईज किया रेगुलेशंस को पेमेंट थ्रू यूपीआई और बैंक मैंडेट्स, और लेकिन स्क्रू जो फिनटेक्स है उन पे टाइट किया गया है। सेंट्रल बैंक ने लिमिट रेज करी, हमने बताया अभी। जो रिकरिंग ई पेमेंट मैंडेट्स है क्रेडिट कार्ड के लिए, इंश्योरेंस के लिए, म्यूचुअल फंड पेमेंट्स के लिए, उसको 1 लाख रुपए तक बढ़ाया गया, जो पहले 15,000 थी करंटली। और वहीं पे जो प्रपोज किया है क्रिएशन ऑफ ए फिनटेक रिपोजिटरी बाय अप्रैल एज बैंक्स एंड एनबीएफसी बिगिन टू पार्टनर विद फिनटेक्स टू ऑफर लोन्स। तो उनके लिए बोला है कि फिनटेक रिपोजिटरी जो क्रिएट की जाएगी। फिर आरबीआई ने ये भी ऑप्ट किया रेगुलेट वेब एग्रीगेशन ऑफ लोन प्रोडक्ट्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करने के लिए वेब एग्रीगेशन के लिए मतलब रेगुलेट करना पड़ेगा। जो लोन्स का वेब एग्रीगेशन है उस लोन प्रोडक्ट्स के लिए, उसकी भी बात की गई है। ठीक है ना? तो यही सारा है, और कुछ देखते हैं, और कुछ नहीं है। सो सेम डे सेटलमेंट की तरफ होने वाला है। जो मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट्स हैं, उनमें सेम डे सेटलमेंट की तरफ हम जाने वाला है। अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड है वो T+1 होता है, जिसको हम बोलते हैं 1 डे आफ्टर द ट्रेड्स, और उसको हम T+0 लेके आने की कोशिश। T+0 का मतलब है कि उसी दिन सेम डे जो है वो सेटलमेंट हो जाएगा। सो दिस इज इट रिगार्डिंग टुडे डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और अब ये डिस्कशन कोशिश करें कंटिन्यू चलेगा। सो थैंक यू।